चलो तो देखो तो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हो आप खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय करते होंगे। और उम्मीद ही यही करता हूँ कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें। तो आप देख रहे हैं अपने चैनल को जो हम लोगों ने बनाया आपके लिए, आपसे मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए। तो मेरे साथ बैठे हुए हैं हाफिज भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई जे भाई दोन, और ये है पट्टी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम बड़ी मज़ेदार, दिलचस्प, हैरान कर देने वाली और वाकई हैरान कर देने वाली वीडियो है इंडियन आर्मी पे। तो वीडियो के मुताबिक बताएंगे आपको हाफिज भाई। वीडियो है जी गलवान वैली इंसिडेंट स्टोरी ऑफ ब्रेव इंडियन आर्मी। इस पे वीडियो देखेंगे, इसमें क्या क्या वीडियो के इस बारे में मतलब बाद में बात करेंगे जी पट्टी भाई। जी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, एंड वाला रिएक्शन लाजमी देखिए। हाँ जी, चलो आओ वीडियो देखें। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष में भारतीय सेना की वो वीर गाथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसे सुनने के बाद भारतीय सेना और खास करके इसकी बिहार रेजिमेंट के लिए आपका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। इस एपिसोड में हम आपको गलवान घाटी की जिस वीर गाथा के बारे में बताने जा रहे हैं, ये हमने कुछ टॉप सोर्सेज से प्राप्त की है। और उन्हीं के मुताबिक 15 और 16 जून की रात को गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट की चीनी सेना पर किए गए हमले को सैन्य इतिहास के सबसे साहसिक और घातक हमले के तौर पर जाना जाएगा। डिफेंस अपडेट्स में हम आपको यहाँ तक तो बता चुके हैं कि 15 जून की रात को जो विवाद हुआ था, उससे पहले भारत और चीन की सेनाओं के कर्नल लेवल्स के ऑफिसर्स के बीच गलवान घाटी की पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर एक मीटिंग हुई थी। और 15 जून यानी कि सोमवार की इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ने, क्योंकि उनकी यूनिट 16 बिहार इसी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर तैनात थी। और फिर इस मीटिंग में चीन के कर्नल ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर बने अपने टैंक को हटाने पर सहमति दे दी थी। और असल में ये टैंक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी, जहां से दुर्गुक, शोक और डीबीओ यानी कि दौलत बैग ओल्डी रोड की निगरानी की जा सकती थी। और ये पोस्ट एक ऊंचे पहाड़ पर थी और चीनी सेना के अधिकार क्षेत्र में थी। पर चूंकि दोनों देश एक एग्रीमेंट से बंधे थे, तो इसीलिए इस विवादित क्षेत्र में पेट्रोलिंग तो की जा सकती थी, लेकिन दोनों में से किसी की भी सेना यहाँ पर किसी भी तरह का स्थायी या फिर अस्थायी पोस्ट नहीं बना सकती थी। और चूंकि चीनी सेना ने यहाँ पे अपना एक अस्थायी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया था, तो इंडियन आर्मी ने इसी पोस्ट का विरोध किया था। और इस मीटिंग में यही तय हुआ था कि भारतीय सैनिक भी इस टकराव वाली जगह से थोड़ा पीछे हट जाएंगे और चीनी सैनिक भी अपने इस पोस्ट को हटा लेंगे। और फिर ऐसे में जब शाम के वक्त कर्नल संतोष ने एक मेजर रैंक के ऑफिसर्स के नेतृत्व में 12 पर्सनस के पेट्रोलिंग पार्टी को ये देखने के लिए भेजा कि चीनी सेना ने अपनी पोस्ट हटाई है या नहीं, तो यही पेट्रोलिंग पार्टी जब वहां पे पहुंची तो उन्होंने ये पाया कि चीनी सेना ने अपने स्टैंड टुमा ऑब्जर्वेशन पॉइंट को नहीं हटाया है। और जो ये पेट्रोलिंग पार्टी थी, ऐसा लगता है कि ये अपने साथ कोई हथियार लेकर नहीं गई थी, और यही वजह है कि चीनी सैनिकों ने इन भारतीय सैनिकों को बंधक बना लिया था। हालांकि जो पहले रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक चीनी सैनिकों ने 12 नहीं बल्कि 10 भारतीय सैनिकों को बंधक बनाया था। और फिर जैसे ये खबर कर्नल संतोष को लगी, तो वे अपने 2 जवानों के साथ सीधे चीनी खेमे में ही पहुंच गए थे। और उन्हें उम्मीद थी कि वे वहां पे जाके बातचीत के जरिए अपने सैनिकों को रिहा करा लेंगे। और यही वजह है कि वे अपने 2 जवानों के साथ पहाड़ पर बनी उस चीनी पोस्ट पर पहुंच गए। लेकिन चीन के कैंप में पहुंचते ही कर्नल संतोष और उनके जवानों की कहासुनी हो गई। ज्यादा संख्या में मौजूद चीनी सैनिकों ने कर्नल संतोष और उनके कुछ सैनिकों को घेर लिया और लाठी, डंडों और कटीली तार वाली रॉड से उन पर हमला बोल दिया। और अचानक हुए इसी हमले में कर्नल संतोष और उनके 2 साथी वीरगति को प्राप्त हुए। और बता दें कि किसी भी यूनिट के लिए उनका कमांडिंग ऑफिसर एक पिता के समान होता है। और यही वजह है कि अपने सीयू की मौत की खबर सुन के 16 बिहार रेजिमेंट के सभी सैनिक काफी गुस्से में आ गए। और फिर सेकंड इन कमांड और 2 युवा ऑफिसर्स ने इस यूनिट की जिम्मेदारी संभाली। और इन तीनों ऑफिसर्स ने बिहार रेजिमेंट के घातक कमांडोज के साथ चीनी कैंप पर ऐसा हमला बोला कि चीनी सेना उसे कभी भी भूल नहीं पाएगी। और इस दौरान उनका साथ दिया फील्ड रेजिमेंट यानी कि तोपखाने के सैनिकों ने, जो उस वक्त वहां पे तैनात थे। और अब तक आधी रात गुजर चुकी थी और मंगलवार शुरू हो चुका था। और समय आ गया था कि अब चीनी सैनिकों को मालूम पड़े कि उनका मुकाबला देश की उस सेना से है जो पूरी दुनिया भर में अपने शौर्य और वीरता के लिए जानी जाती है। लेकिन कर्नल संतोष के इस बलिदान के बाद पूरी बिहार पलटन का खून खौल उठा था। और 16 बिहार के सेकंड इन कमांड जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर थे और 2 कैप्टन लेवल के ऑफिसर्स के साथ करीब 300 सैनिकों ने चीनी कैंप
पर रात में ही हमला बोल दिया था। हालांकि पहाड़ पर बैठे चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर जमकर पत्थरबाजी की थी, लेकिन इस 16 बिहार रेजिमेंट के वीर सैनिक उस खेमे तक पहुंच गए और जय बजरंगबली और बिरसा मुंडा की जय वाले अपने युद्ध घोष के साथ 16 बिहार के इन वीर जवानों ने चीन के कैंप में आग लगा दी। और इस बार भारतीय सैनिक भी लाठी डंडे और बैनर से लैस थे और इस दौरान हमला राइफल की बट से भी किया गया। हालांकि दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट होने की वजह से इस विवाद में कहीं से भी गोली नहीं चली थी, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सेना ने ऐसा हमला किया कि चीनी खेमे में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया और ये जो लड़ाई है ये कई घंटे तक चली थी और ये कुछ ऐसा था कि मानो स्वयं बजरंगबली लंका दहन करने के लिए आ गए हैं। और सोर्सेस के मुताबिक इस संघर्ष में 16 बिहार रेजिमेंट के घातक कमांडोज की प्लेटून ने कम से कम 15 चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ दी थी और जिसके चलते उन चीनी सैनिकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और कई चीनी सैनिकों के तो सिर पत्थर से भी कुचले गए थे। हालांकि जो चीनी सैनिक हैं ये पहले से ही तैयार थे और हमले के दौरान इन्होंने खास तरह की रायट गियर्स यानी कि दंगे के दौरान पहने जाने वाले फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस थे, जिसके चलते लाठी डंडों का उन पर कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं था और यही वजह है कि भारतीय सैनिकों ने उनकी गर्दन ही तोड़ दी और कईयों के तो सिर पत्थर से कुचल दिए। बता दें कि घातक प्लेटून जो कि घातक कमांडोज के नाम से जानी जाती है, ये इंडियन आर्मी की हर एक इन्फेंट्री बटालियन में होती है और एक घातक प्लेटून में कम से कम 20 कमांडोज होते हैं और ये घातक कमांडोज की प्लेटून एक शॉक ट्रूप्स की तरह काम करती है और इन 20 घातक कमांडोज में एक कमांडिंग कैप्टन, 2 नॉन कमीशन ऑफिसर्स और कुछ स्पेशलाइज्ड सोल्जर्स जैसे कि स्नाइपर टीम, लाइट मशीन गनर्स, मेडिक्स और रेडियो ऑपरेटर्स होते हैं और जो बाकी के कमांडोज होते हैं वो एक असॉल्ट ट्रूपर्स की तरह काम करते हैं। और 2016 में पीओके में जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसमें पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज के साथ साथ 6 बिहार के घातक प्लेटून के कमांडोज भी शामिल थे और इंडियन आर्मी कमांडोज की ये टुकड़ी अपने नाम के अनुरूप ही घातक होती है। बाकी अगर आपको घातक कमांडोज के बारे में डिटेल में जानना है तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। और फिर से वापस आते हैं इस हिंसक विवाद पर। तो जहां 16 जून मंगलवार की सुबह भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे थे, तो उसी दौरान जिस पहाड़ी पर चीन का ये कैंप लगा था वो भारत और चीन के सैनिकों के भार से टूटकर ही नीचे गिर गया और उसके साथ ही दोनों तरफ के सैनिक भी नीचे बहती हुई बर्फ के समान ठंडी गलवान नदी में आ गिरे और इस नदी में गिरने और ज्यादा ठंड लगने की वजह से दोनों तरफ के सैनिक काफी बड़ी तादाद में हताहत हुए, जिसमें जहां हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, 18 बुरी तरीके से घायल हुए और जबकि 58 को कुछ मामूली चोटें आई थी। लेकिन 16 बिहार के इस वीर जवानों के हमले में चीन सेना को भी बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ था और चीन के कम से कम 40 सैनिकों की जान गई है और 100 से 150 सैनिक घायल हुए हैं और कई सारे चीनी सैनिकों का शव तो गलवान घाटी की धारा को रोककर निकाला गया है। और अभी एक ऐसी भी रिपोर्ट आई थी कि चाइना ने गलवान नदी के बहाव को कम किया है, तो असल में ये बहाव खास करके चीन ने अपने सैनिकों के शव को निकालने के लिए कम किया था, क्योंकि ये गलवान नदी अक्साई चीन से भारत के पूर्वी लद्दाख में बहने वाली शोक नदी में मिलती है। और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह रिटायर्ड, उन्होंने भी ये दावा किया है कि जिस तरह चीनी सेना ने हमारे 10 भारतीय सैनिकों को बंधक बनाया था, ठीक वैसे ही भारतीय सेना ने भी चीनी सैनिकों को बंधक बनाया था। फिर बातचीत के बाद उन सैनिकों को छोड़ दिया गया था। हालांकि इंडियन आर्मी ने अभी तक इस तथ्य की पुष्टि नहीं की है। और फिर इसके बाद बिहार रेजिमेंट के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करने के लिए इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड ने कर्म ही धर्म नाम से एक वीडियो जारी किया था, जो कि बिहार रेजिमेंट का मोटो है। और इस वीडियो में आर्मी ने कहा है कि हर सोमवार के बाद मंगलवार जरूर आता है, क्योंकि मंगलवार को ही भारतीय सेना ने चीन के खेमे में आग लगाकर चीनी सेना की कमर तोड़ दी थी। और वैसे भी मंगलवार का दिन तो बजरंगबली यानी कि हिंदू गॉड हनुमान जी का होता है और जय बजरंगबली बिहार रेजिमेंट का भी एक वॉर क्राई है। और बिहार रेजिमेंट के इस बहादुरी कारनामे को वर्ल्ड वॉर की कुछ लड़ाइयों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और बता दें कि गलवान घाटी में चीनी सेना को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि इसके बाद चीनी कमांडर ने भारत से जंग के बजाय बातचीत की गुहार लगाई है। और अपने इस नुकसान को छुपाने के लिए चाइना की स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स अलग अलग तरह की फेक रिपोर्ट्स जारी कर रही है। हालांकि चीन का विदेश मंत्रालय लगातार इस बात को उठा रहा है कि भारतीय सैनिकों ने एलएसी पार करके उनके इलाके में आके इस हिंसक संघर्ष को शुरू किया। लेकिन भारत के कुछ टॉप सोर्सेज का कहना है कि भारतीय सैनिकों ने केवल अपने कमांडिंग ऑफिसर की धोखे से हत्या करने का बदला लेने के इरादे से ऐसा किया है और बदला पूरा होने के बाद वे वापस अपनी सीमा में लौट आए थे, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि किसी भी यूनिट के लिए उनका सीईओ एक पिता के समान होता है और अगर उनके पिता को ही कोई इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा तो बदला लेना तो बनता है। और अंत में हम उन सभी से अनुरोध करना चाहेंगे जो समय समय पर इंडियन आर्म फोर्सेस की काबिलियत पर तरह तरह के सवाल उठाते हैं। आप ये मत भूलिए कि 1947 के बाद से आज तक अगर आप अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, ये सवाल कर पा रहे हैं और वो केवल इसलिए क्योंकि हमारे भारतीय सैनिक सीमा पर इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और हमारा दिल से सलाम है इन सभी वीर जवानों को। जी जो व्यूवर्स ये वीडियो देखी हमने और आपने भी हमारे साथ देखी, इसमें जो संघर्ष हुआ था इंडिया और चीन का,
उसके बारे में काफ़ी सारी इन्होंने रोशनाई डाली है इस वीडियो पर कि गलवान सिटी गलवान नदी में क्या हुआ। क्या आपको पता है उस रात क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, किसने किया, ये सब इस वीडियो के तवस्सुल से आपको पता चलेगा। और हम बताएंगे आपको कि ये क्यों हुआ, ऐसी क्या अनुक्ता आन पड़ी कि भारत को चीन से संघर्ष करना पड़ा या चीन ने भारत से संघर्ष किया। इस संघर्ष के पीछे कौन सी ताकतें जुड़ी थी, किन ताकतों ने इन दोनों देशों को लड़वाने की कोशिश की, इसके पीछे हम बताएंगे सारी स्टोरी। दे भाई डॉन। मैं वीडियो देखी, वीडियो यार एक मिनट है, जे भाई की बात मैं कर रहा हूँ और हम हंस इसलिए रहे थे कि ये उल्टी सीधी हिंदी बोलनी शुरू कर देता है, अजीब बंदा लगता है। दूसरी बात, एक मिनट है, वीडियो देखी हमने, ये बात तो तय है कि जब दो बंदे लड़ते हैं ना तो नुकसान दोनों को ही होता है, ठीक है। अब चाइना ने अपना शो नहीं किया कि उसके कितने फौजी, वही आपस में बात मैं कर रहा हूँ कि सारे जितने भी मीडिया पे है ना यही रिपोर्टें आ रही हैं कि चाइना ने इतना नुकसान कर दिया इंडिया का, चाइना ने इतने फौजी मार दिए इंडिया के, चाइना ने एक कमांडो को पकड़ लिया है, एक को बंदी बना लिया है, एक को मतलब मुख्तलिफ रिपोर्टें आ रही थी मीडिया पे, मगर असल हक़ाइक़ क्या है क्या नहीं इनके बारे में तो किसी को कुछ नहीं पता। अब ये वीडियो में बनी है ना, इसमें जो कुछ बताया है इसमें से उन्होंने कितनी रियलिटी कितनी नहीं रियलिटी, ये तो या तो इंडिया की आर्मी जानती है या चाइना की आर्मी जानती है जी। ये तो रियल में किसी को कुछ नहीं पता ना कि क्या हुआ बॉर्डर पे, किसका कितना नुकसान हुआ, ठीक है। मगर जो कुछ भी हुआ बुरा ही हुआ, होना नहीं चाहिए ऐसा काम, ठीक है ना। हम सारे मुल्क हैं, एक साथ एक जुड़ के बैठे हुए हैं, तो इकट्ठे अगर ये मसला बातचीत से हल होता है। देखिए उन्होंने बताया कि बाद में जब उन्होंने कमांडर मार दिया तो फिर उसके बाद भी बातचीत पे बात हो रही है, तो क्यों ना पहले ही बातचीत पे हल निकाल लें कि बातचीत करके ही इसका हल निकाला जाए, ठीक है। कुछ मीडिया हिंदुस्तान की सपोर्ट कर रहा है, कुछ मीडिया चाइना की सपोर्ट कर रहा है, कुछ मुल्क कंट्री वो इंडिया की सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ चाइना की सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हिंदुस्तान और चाइना की ही ये जंग होगी, नहीं, मगर जंग मैं तो कहता हूँ होनी नहीं चाहिए। जंग इसका सोल्यूशन निकालें, टेबल टॉक पे आप बैठ जाएं, बैठ के इसका हल निकालने के क्या हल निकालना है क्या नहीं निकालना। अगर ये जो भी मसला हुआ ना ये गलत हुआ है, और जो इस वीडियो में हमने देखा है इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई ये आप लोग हमें बताएंगे, क्योंकि हमने तो सिर्फ मीडिया पे ही देखा है ना, ये भी एक मीडिया है, आप अपने देश में बैठे हैं, आपको इस बारे में ज़्यादा ये भी एक मीडिया है, ठीक है। हम टीवी पे भी मीडिया की बातें सुनते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ चैनल पे इंडिया की बातें सुने तो इंडिया कहता है ऐसे हो गया, चाइना की बातें सुनो चाइना कहता है जी हमने ऐसे कर दिया। अब हकीकत क्या है इससे हम दूर दूर तक ना वाकिफ़ है, क्योंकि जो इंडिया और चाइना की 1962 और 1967 में हुई थी जंग, उसमें भी चाइना ने कई साल तो डिक्लेयर ही नहीं किया ना कि हमारे कितने फौजी मरे हैं, या तो इस तरह ये हर मुल्क की अपनी स्ट्रेटजी। ये तो हाफिज भाई ने सही कहा, रियलिटी दो लड़ेंगे तो नुकसान तो दोनों का ये तो हो नहीं सकता है कि इंडिया के 20 फौजी जवान शहीद हो गए तो उनके चाइना के नाम हुए हों, तो ये कहते हाँ ये बात तो है, बस ऐसी बात है। बाकी ये बात है जो भी हुआ ये तो रियलिटी का आपको पता होगा यार, आप हमें बता सकते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है, क्योंकि हमें तो पता नहीं, हम तो जिस तरह की बातें सुनते हैं। अब इसकी बातें सुनी हमने, ये भी देखी वीडियो देखी, ये भी हमारे लिए एक मीडिया है, ठीक है। इसी तरह हम जिधर भी देखते हैं अखबार न्यूज़ पढ़ते हैं न्यूज़ सुनते हैं न्यूज़ पढ़ते हैं सब कुछ करते हैं ना, तो ये भी एक मीडिया है। असल हक़ाइक़ से हम दूर दूर तक ना वाकिफ़ है, हमें नहीं कुछ भी पता है क्या असल मामलात क्या हैं। बाकी मीडिया में ज़्यादातर झूठ ही बोला जाता है, हाँ जी। बाकी जो रियल चीज़ है ना वो इंडियन आर्मी को पता है या चाइना आर्मी को पता है। हाँ जो बॉर्डरों पे फौजी है ना, जो बॉर्डरों पे फौजी जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, ये जंग लड़ी है, असल उन्हें पता है हक़ाइक़ सारे। हमने फेसबुक पे सोशल मीडिया पे बहुत सारी इंडियन आर्मी की ऐसी वीडियो देखे जो नाकाबिले बर्दाश्त है, नहीं देखी जा सकती हैं, ठीक है ना, जो देखी है हमने, ठीक है। इसी तरह चाइना आर्मी की, मगर असल हक़ाइक़ का तो कुछ नहीं पता ना, कुछ नहीं कह सकते हम कि क्या है असल हक़ाइक़ क्या नहीं है हक़ाइक़, ठीक है। अगर चाइना
एक न्यूक्लियर पावर रखता है ना, तो इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर रखता है, ठीक है। अगर चाइना के पास आर्मी है तो इंडिया के पास भी आर्मी है, ठीक है। आर्मी दोनों के पास है। ये तो बात नहीं होती है कि जी कि चाइना ने या उसने इंडिया ने चाइना को ऐसे पछाड़ दिया या चाइना ने ही इंडिया को पछाड़ दिया, ये तो बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो दोनों का नुकसान हुआ है ना, नुकसान ये तो दोनों का, reality ये है लड़ाई में कि फायदा नहीं नुकसान दोनों का हुआ ही है। और एक और आज मैं मीडिया पे खबर सुन रहा था कि इंडिया और चाइना दोनों सरहद पे जंगी साजो सामान इकट्ठा कर रहे हैं। इंडिया ने भी अपने 30 लड़ाका जहाज़, कुछ रूसी Su-30 इस तरह के कुछ जहाज़ जिन्होंने अपने उधर सरहद के पास यानी कि बॉर्डर के पास पहुंचा दिए हैं। इस तरह चाइना ने भी पहुंचा दिए। तो इसी तरह बेहतर ये है कि लड़ाई का कोई फायदा नहीं हमारी, और तो इसी यही तरह दुआ लड़ाई ना हो। इसी तरह हमने नेपाल का भी सुना है कि उसने भी इंडिया पे केस कर दिया कि ये इतना इलाका केस मेरा नहीं है, कर दिया भाई। मतलब उसने दावा कर दिया ना कि ये इलाका मेरा है। नेपाल भी अब खड़ा हो गया। वो भी पता नहीं क्या सीन है इनका। क्या सीन है क्या नहीं, असल हकायक का तो हमें नहीं पता है ना। हम तो जो देखते हैं वो बताते हैं आपको। जो हमें हमारा मीडिया हाँ, बताता है, जो मीडिया हमारा हर मुल्क का मीडिया चाहे इंडिया का मीडिया बताता हो या हमारा मीडिया बताता हो, हम बात वही करते हैं जो हमें मीडिया से पता चलती है। हाँ जी। अदरवाइज हमें कुछ नहीं पता होता, ठीक है ना। बाकी जो भी हो ना अच्छा ही होना चाहिए। मीडिया से पता चलता है भाई, और कहाँ से पता चलना। अदरवाइज तो हम तो अपने घरों में होते हैं ना, मीडिया देखेगा तो घर हमें में पता TV चलेगा होता है, ना। उधर से पता हाँ, चलें ठीक है, तो- मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।